क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम प्रकृति का अकाट्य सिद्धांत है। इसे सर्वत्र देखा एवं अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति के गर्भ में जिन तत्वों का बीजारोपण होगा उन्हीं के अनुरूप प्रतिफल भी सामने आएंगे। प्रकृति की यह अद्भुत विशेषता है कि उसे जितना दिया जाता है उसका कई गुना बनाकर लौटाती है। मिट्टी में थोड़े से बीज पड़ते हैं जो पेड़ पादप के रूप में गलकर बढ़ते हैं, पर असंख्य गुना होकर वापस लौटते हैं। अपनी मौलिक विशिष्टता को अक्षुण्ण रखते हुए भी बीज परिमाण की दृष्टि से अपने सादृश्य एक बड़ी बिरादरी को साथ लिए लौटते हैं। बीज चाहे आम का हो अथवा मादकता युक्त विषाक्तता भरी अफीम का, उपर्युक्त नियम सबके ही साथ एक जैसा लागू होता है। देने में प्रकृति बनिए जैसी नाप तौल नहीं करती, अत्यंत उदारता बरतती है। एक से अनेक, सीमित को असीम बनाने में उसकी क्षमता बेमिसाल है। पर यह विशेषता अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है कि जैसा बीजारोपण होगा प्रतिफल उन्हीं विशेषताओं के अनुरूप मिलेगा। प्राचीन काल में इस तथ्य को भली भांति ध्यान में रखा जाता था कि प्रकृति से समस्त जीव समुदाय को अगणित अनुदान मिलते हैं। उसे स्वस्थ एवं संतुलित न रखा गया तो भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण प्रकृतिगत संतुलन व परिशोधन हेतु घर घर यज्ञ किए जाते थे। वातावरण में दैनंदिन जीवन के कृत्यों से जो गंदगी घुलती रहती थी उसकी सफाई हो जाया करती थी। त्योहारों, पर्वों तथा अन्य अवसरों पर सामूहिक विशाल यज्ञ भी किए जाते थे, ताकि वातावरण की विषाक्तता धुलती चले, साथ ही प्रकृति चक्र सुदृढ़ बना रहे। फलतः प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृति से जो कुछ भी मिलता था, मनुष्य जाति के लिए लाभप्रद रहता था। तब सूक्ष्म अंतरिक्ष से प्राणवान पर्जन्य की वर्षा होती थी, जिसमें प्रचुर परिमाण में जीवनदायी प्राण तत्व होते थे। वृक्ष, वनस्पतियां, जीव जंतु भी उसका पान करके स्वस्थ एवं निरोग बने रहते थे। यत्रों की यह परंपरा तो लुप्त हो गई जो प्रकृति का शोधन करती एवं पोषण देती थी। अन्यान्य औद्योगिकरण की अदूरदर्शिता से वातावरण में विषाक्तता असीम परिमाण में भरती चली गई। प्रकृति चक्र चरमरा उठा। अब वह स्थिति अत्यंत भयावह हो चली है। प्रकृति उस गरल को अब वर्षा के विषाक्त जल के रूप में उगल रही है। प्रकोपों की श्रृंखला में एक सर्वाधिक गंभीर कड़ी जुड़ी है अम्ल वर्षा की। अगणित शोध निष्कर्षों का मत है कि वर्षा जल में तेजाब की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। पर्जन्य बरसाने वाली प्रकृति जब तेजाब की करेगी, उपस्थित होने वाले संकटों की सहज ही कल्पना की जा सकती है। शुद्ध जल का P0N0 दर हाइड्रोजन आयनों का जमाव 7 होता है। इससे कम होने पर पानी में अम्लीयता बढ़ती है। दर अधिक होना पानी में क्षारीय तत्वों के बढ़ने की परिचायक होती है। वर्षा के सामान्य जल का P0H0 दर प्रायः 507 होता है। ऐसी वर्षा फसलों एवं जीवधारियों के लिए उपयोगी, पोषक मानी जाती है। वर्षा जल में P0H0 का मान कम होना ये दर्शाता है कि उसमें प्रदूषक तत्व न्यूनाधिक मात्रा में मौजूद है। ऐसे निष्कर्ष अनेकों खोजों से प्रकाश में आए हैं कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अब अम्लीय वर्षा होने लगी है, जो मानव द्वारा वायुमंडल में छोड़े गए प्रदूषण का ही परिणाम है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का प्रमुख योगदान होता है। ये दोनों ही अम्ल औद्योगिक उत्पादनों में छोड़े गए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वाष्प कणों से हुई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। वे ही जल में घुलकर बरसते हैं। साइंस टुडे मासिक पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार सन 1966 में टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के जीव विज्ञानियों ने लक्सडन सरोवर में 4000 से भी ऊपर की संख्या में युवा सॉल्वन मछलियों की गणना की थी, किंतु 1 वर्ष बाद ही उनमें से एक भी जीवित नहीं बची, जबकि उनकी देख-रेख, सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रखी गई। संदेह होने पर सरोवर के जल का परीक्षण करने पर उसकी अम्लीयता अत्यधिक पाई गई।
1961 से 1971 के एक दशक के अंतर में अम्लीयता में 150 गुनी वृद्धि पाई गई। उस आधार पर होने वाले वर्षा जल का परीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों को ये देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उस जल में भी P0H0 की दर सरोवर जितना ही थी। उस सरोवर को विषाक्त घोषित कर दिया गया। कनाडा में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ओंटारियो क्षेत्र के 2.5 लाख सरोवरों में से लगभग 50,000 अम्ल वर्षा के कारण बुरी तरह से दूषित हो चुके हैं। उनमें से अधिकांश मृत प्रायः है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में किए गए परीक्षणों में भी अम्ल वर्षा के प्रमाण मिले हैं। अनुमान है कि वहां नाइट्रोजन ऑक्साइड की 60% मात्रा ऑटोमोबाइल्स से, 10% जीवाश्म ईंधन ऊर्जा प्लांट से तथा 30% अन्य उद्योगों से उत्पन्न होती है। कुल 30% अम्ल वर्षा का कारण यह उत्पादन पूर्वी उत्तरी अमेरिका में होता है। शेष 70% सल्फ्यूरिक एसिड के कारण अभिप्रेरित है, जो सल्फाइड जैसी कच्ची धातु के गलने से, अन्य धातुओं के परिशोधन प्रक्रिया से तथा जीवावशेष ईंधन को उपयोग में ला रहे थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रति वर्ष 2 करोड़ 80 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फेंका जाता है, जो जलवाष्प से सौर किरणों के उत्प्रेरण में क्रिया करके सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। उत्तरी अमेरिका के कितने ही क्षेत्रों में अम्ल होने से कितनी ही नदियां तथा सरोवर विषाक्त हो चुके हैं। तालाबों, सरोवरों से जलचर जीवन बड़ी तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। टोरंटो कनाडा से 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक सद्ब्यूटी क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व का प्रमुख निकिल उत्पादक है। यहाँ कच्चे पदार्थों के रूप में लोहा, कॉपर और निकिल सल्फाइड उपलब्ध है, जिनके दहन क्रिया के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड का बादल उस क्षेत्र में सदा छाया रहता है। फलतः होने वाली वर्षा में अम्लीयता अत्यधिक रहती है। उस क्षेत्र की उर्वरा भूमि इस कारण तेजी से अपनी उर्वरता गंवाती जा रही है। एसिड एवं ठोस धातुओं के कारण मिट्टी विषैली हो चुकी है। यहाँ प्रतिदिन 2500 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फेंकी जाती है। परीक्षण करने वाले विशेषज्ञों का कथन है कि अगले दिनों उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा में अम्ल की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि वृक्ष, वनस्पतियों तथा जीवधारियों का जीवन दूभर हो जाएगा। उत्तरी वर्माउंट के पहाड़ पर कैमेल हम नामक एक सदाबहार जंगल है। 20 वर्षों पूर्व लाल रंग के स्यूस वृक्ष तथा 100 फीट से भी ऊंचे देवदारू के सुंदर वृक्ष पाए जाते थे। इनमें कुछ की आयु तो सैकड़ों वर्ष से भी ऊपर की थी, पर उनमें से अधिकांश अब मर चुके हैं तथा जो बचे हैं वे भी नष्ट होने वाले हैं। अब ये क्षेत्र सुनसान सा दिखता है। पश्चिम जर्मनी U0S0A0 के कितने ही क्षेत्रों की स्थिति भी वही है। केंद्रीय यूरोप में लगभग 21 लाख से लेकर 50 लाख एकड़ तक वन क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। उल्लेखनीय यह है कि इनका विनाश कटाई से नहीं, अम्ल मिश्रित वर्षा जल के कारण हुआ है, जो अब अनेकानेक संभावित खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है। उपरोक्त तथ्यों का रहस्योद्घाटन हावर्ड W. बोगेलमन नामक वनस्पति शाखी ने किया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्माउंट, कनाडा में प्रोफेसर है। एक पर्यवेक्षण रिपोर्ट अनुसार मथुरा में नव स्थापित तेल शोधक कारखाने से उत्पन्न धुएं के कारण आगरा के ताजमहल के सौंदर्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। उस क्षेत्र का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि शोधक कारखाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से अगले दिनों आसपास के सारे क्षेत्र में अम्ल वर्षा की संभावना बढ़ गई है। अम्ल वर्षा से अनेकानेक खतरनाक संभावनाएं जुड़ी हुई है। अम्ल वर्षा में सनाहित नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फेट ऑयल के लंबी अवधि तक अंतःश्वसन से एम्फीरोमा तथा इसके समरूप अन्य दर्म समकक्ष श्वसन रोग उत्पन्न होते हैं। 1951 में लंदन में छाए धुंध में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा गया। उसके दुष्प्रभाव से मात्र 2 दिन में 5000 व्यक्ति काल कलवित हो गए।
अम्ल वर्षा का जल पीने से अनेकों प्रकार के पाचन संबंधी तथा रक्त संबंधी विकार पैदा होते हैं। वह वर्षा भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती, ऊसर बना देती है। मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस आदि नष्ट हो जाते हैं। यदि P0H0 दर अत्यंत न्यून हो जाए तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर जैसे तत्व भी मिट्टी से समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भूमि में पैदावार की जाए तो भी इसमें विषाक्तता आ जाएगी जो अगणित रोगों को जन्म देगी। जर्मनी में हुए एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि अम्ल वर्षा से उत्पन्न एल्यूमिनियम की विषाक्तता पौधे के विकास में अत्यंत हानिकारक है। अम्ल वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका तथा कनाडा सबसे आगे हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर यह आरोप लगाया है कि अम्लीय वर्षा के कारक प्रदूषक तत्वों को वायुमंडल के माध्यम से वे एक दूसरे के देश में फैला रहे हैं। वास्तविकता की जांच पड़ताल के लिए दोनों ही देशों ने एक संयुक्त कमेटी विशेषज्ञों की बनाई है। वैज्ञानिकों का वह ग्रुप वायु से नमूना एकत्रित करेगा तथा दूसरे देश में होने वाली अम्ल वर्षा में उसकी भूमिका मालूम करेगा। विषाक्त वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, एडिरोंडेक पर्वत, न्यूयॉर्क तथा कनाडा के उत्तरी क्षेत्र प्रीकैम्ब्रियन शील्ड भाग के सबसे बड़े झील में प्राकृतिक पोषक तत्व समाप्त हो चुके हैं, जिसमें फसलें, जंगल तथा उनमें रहने वाले जलचर, भलचर जीव तेजी से मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार का इन क्षेत्रों में अम्ल वर्षा से उपरोक्त हानियों के लिए जिम्मेदार है, जबकि अमेरिका की तुलना में 5 गुना कम अम्ल वर्षा के लिए कारक प्रदूषक तत्व कनाडा द्वारा अमरीकी क्षेत्र में फैलाए जाते हैं। कि कुछ दिनों दिल्ली क्षेत्र में हुई वर्षा में भी अम्ल की मात्रा का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि अब मात्रा पाई गई। कानपुर के निकट गंगाजल में अम्ल। अपने देश के वायुमंडल की स्थिति दूसरे यूरोपीय देशों जैसी ही विषाक्त बनती जा रही है। आसन्न ये संकट अगले दिनों और भी अधिक गंभीर होने की संभावना कितने ही मौसम विज्ञानियों ने व्यक्त की है। अम्ल वर्षा के रूप में दिखाई पड़ने वाली विभीषिका मानवीय अदूरदर्शी क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। प्रकृति के गर्भ में बीजारोपण विष बीजों का किया जा रहा है, प्रतिफल भी उसी के अनुरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। जो क्रम चल रहा है यथावत चलता रहा तो वे प्रकोप और भी तीव्र होंगे। ये सोचना अविवेकपूर्ण है कि उससे सीमित क्षेत्र अथवा देश विशेष प्रभावित होंगे। कारण कि वायुमंडल को देश की भौगोलिक सीमा से बांध सकना तथा उसके भले बुरे प्रभावों से अछूता रखना सर्वथा असंभव है। समस्त संसार एक प्रकृति चक्र से बंधे होने के कारण देर सबेर में प्रभावित होगा। गड़बड़ाए संतुलन को सुधारने, वातावरण में भरे विष का परिशोधन करने तथा आगे के लिए रोकथाम की अविलंब व्यवस्था न बनाई गई तो वरदायी प्रकृति का दूसरा कुद रूप महाकाल के रूप में प्रकट होकर समस्त मानव जाति को घुट घुट कर मरने को विवश करेगा। सूखा आसमान भी बरस सकता है। क्या शुष्क वायुमंडल में आर्द्रता उत्पन्न की जा सकती है? क्या सूखे आसमान से वर्षा हो सकती है? ये प्रश्न ऐसे ही हैं जैसे कि यह पूछना कि क्या कठोर प्रकृति कोमल बनाई जा सकती है? क्या संकीर्ण स्वार्थपरता को उदार आत्मविस्तार में परिणत किया जा सकता है? मोटे तौर से यह प्रतीत होता है कि आधार न हो तो परिणाम कैसे उत्पन्न हो सकता है, पर बात ऐसी है नहीं। प्रकृति के अंतराल का थोड़ा गहना अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि सर्वत्र बीज रूप से सभी पदार्थ और सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। किसी वस्तु का कहीं पूर्णतया अभाव नहीं। बीज रूप से हर वस्तु हर जगह विद्यमान है। जो नहीं है उसे भी प्रयत्न करने पर उगाया और बढ़ाया जा सकता है। कृत्रिम वर्षा के प्रयोग अब क्रमशः अधिक सफल होते जा रहे हैं और जहां बादल नहीं है वहां बादल लाने तथा जिन बादलों में पानी नहीं है उनमें बरसने। विकलांगता की दर तेजी से बढ़ी है। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि वातावरण में रेडियो विकिरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी विषाक्तता सबसे अधिक गर्भस्थ शिशुओं को प्रभावित कर रही है।
सामान्यतः गर्भस्राव और गर्भपात को विशेष चिंता की बात नहीं माना जाता, पर इन घटनाओं में तीव्रतम वृद्धि को आनुवांशिकी विशेषज्ञ गहरी चिंता का विषय मानने लगे हैं, क्योंकि अनुसंधान के उपरांत यह मालूम हुआ है कि उपर्युक्त प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण जेनेटिक असंतुलन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ये देखा गया है कि गर्भस्राव अथवा गर्भपात के प्रसंगों के समय किए गए परीक्षणों में कुल संख्या के 50% मामलों में क्रोमोसोम, गुणसूत्र अथवा जीना का म्यूटेशन ही उपर्युक्त घटनाओं का प्रमुख कारण है। ये भी मालूम हुआ है कि जेनेटिक म्यूटेशन का स्थायी दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर बना रहता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रोगों के रूप में चलता रहता है। आनुवांशिकी विशेषज्ञों के अनुसार जीन्स में ही मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव की विशेषताएं सूक्ष्म रूप में सन्निहित होती हैं। सामान्यतया जीन की संरचना में हेरफेर करना कठिन पड़ता है। अब तक परिवर्तन के लिए जो प्रयास किए भी गए हैं वे सफल होते हुए भी अंततः मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुए हैं। विशेषज्ञों का मत है कि रेडियो विकिरण जीन्स पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव डालते हैं। ये कुप्रभाव विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों को जन्म देता है, जो वंश परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम का विस्फोट हुए लगभग 4 दशक पूरे होने को हैं। भीषण नरसंहार से जो गिने चुने व्यक्ति बचे, उनमें विकिरण के दुष्प्रभाव से हुए जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से अधिकांश विकलांगता, अपंगता अथवा मानसिक विक्षिप्तता से स्थित रहते हैं। 0S0 नेशनल अकेडमी साइंसेज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन तथा 0K0 मेडिकल रिसर्च कौशल, लंदन की पत्रिका में प्रकाशित शोध निबंध दी जाइन ऑफ न्यूक्लियर एंड एलाइड रेडिएशन के अनुसार प्रत्येक जन की कोशिकाओं में अवशोषित रेडियो विकिरणों के फलस्वरूप जीन्स में म्यूटेशन है। यह म्यूटेशन वयस्क जर्म सेल की अपेक्षा अविकसित जर्म सेल में 10 गुना अधिक होता है तथा वयस्क व्यक्ति की तुलना में गर्भस्थ शिशु पर यह कुप्रभाव 15 गुना अधिक होता है। चिकित्सा प्रयोगों के लिए निरापद समझे जाने वाले रेडियो विकिरणों का भी घातक पक्ष इन दिनों सामने आया है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 82,000 डॉक्टरों की आयु मर्यादा का सर्वेक्षण किया गया। इनकी औसत आयु 65.7 वर्ष पाई गई। इसके विपरीत उन डॉक्टरों की जो एक्स-रे लेने, रेडियोलॉजिस्ट का काम करते हैं, औसत आयु 7.5 वर्ष आई, जो कि सामान्य की अपेक्षा 5.2 वर्ष कम थी। अर्थात एक्स-रे के निरंतर संपर्क में रहने वाले डॉक्टर उसके घातक प्रभाव से अपनी 5 वर्ष से भी अधिक आयु गंवा बैठते हैं। अमेरिका की ही मेडिकल रिसर्च काउंसिल द्वारा ल्यूकेमिया रोग की रोकथाम के लिए गहन शोध कार्य किया गया है। अनुसंधान के दौरान विशेषज्ञों की एक टीम ने 14,000 ऐसे रोगियों का परीक्षण किया जिनको उपचार के लिए एक्स-रे की अधिक मात्रा दी गई थी। अध्ययन से पता चला कि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उन व्यक्तियों में ल्यूकेमिया रोग की दर 10% अधिक थी। रिपोर्ट में बताया गया कि चिकित्सा के लिए एक्स-रे के प्रयोग से ल्यूकेमिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य अध्ययन से यह मालूम हुआ कि किसी व्यक्ति को यदि एक्स-रे का 170 रोएंटगेन विकिरण नापने की इकाई की मात्रा दी जाए तो वह 30 साल की ही आयु में ल्यूकेमिया के कारण मर जाएगा। यदि सारी आबादी को मात्र 30 रोएंटगेन से युक्त वातावरण में रखा जाए तो ल्यूकेमिया से मरने वालों की दर दोगुनी हो जाएगी। KU0S0A0E0C0 द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ में बंदरों पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि वर्षों पूर्व स्वस्थ हो गए टाइफाइड के रोगी रेडियो विकिरणों के हल्के संपर्क में आने पर भी उसके कीटाणुओं के पुनः सक्रिय हो जाने से फिर अस्वस्थ हो जाते हैं। इस निष्कर्ष के आधार पर यह बताया गया कि
पूर्वी यूरोप से आकर अमेरिका के बाल्टीमोर प्रदेश में बसे हुए प्रवासियों की 1/3 जनसंख्या, जो पूर्वी यूरोप के जीवन काल में एक बार टाइफाइड से ग्रस्त हो चुकी थी, किसी अन्य रोग के लिए रेडियो एक्टिव तत्वों युक्त दवा लेने पर पुनः टाइफाइड से ग्रस्त हो गई। रेडियो सक्रिय तत्वों वाली दवाएं मनुष्य की प्रजनन क्षमता के लिए उत्तरदायी गोनाड्स ग्रंथियों को बुरी तरह प्रभावित करती है। उपर्युक्त रिपोर्ट में ही यह बताया गया कि 100.00 या इससे अधिक रोएंजेन इकाई वाली दवाओं से प्रजनन क्षमता के स्थायी रूप से समाप्त होने का भय बराबर बना रहता है। रेडियोथेरेपी के अनुसार कैंसर रोग के उपचार में विभिन्न मात्रा के विकिरणों का तुरंत लाभ रोगी पर दिखता है, पर वास्तविकता यह है कि यह खतरनाक उपचार अंततः रोगी के लिए घातक सिद्ध होता है। बहुत ही त्वरित गति से संख्या बढ़ाने वाली कैंसर कोशिकाएं शरीर की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा विकिरणों से अधिक प्रभावित होती हैं। फलतः स्वस्थ कोशिकाओं की तुलना में कैंसर कोशिकाएं अधिक संख्या में मरती है। तुरंत ऐसा लगता है कि उपचार अत्यंत कारगर रहा, पर कुछ ही समय बाद कैंसर कोशिकाएं पुनः बढ़ने लगती है। साथ ही जिन स्वस्थ कोशिकाओं पर विकिरण का प्रभाव पड़ता है, उससे अन्य कितनी ही प्रकार की बीमारियों जन्म लेती है। कुल का लेखा जोखा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि रेडियोथेरेपी दूरवर्ती परिणामों की दृष्टि से घातक है। डॉक्टर 0F0 नोवेल जोन्स, लॉस एंजल्स स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया U0C0L0A0 में मनोविज्ञानी है। उन्होंने लॉस एंजल्स के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र में 1978 के पूर्व 3 वर्ष के भीतर पैदा हुए 2,15,000 बच्चों का अध्ययन किया। इस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि वहां रहने वाले प्रति 1000 बच्चों में से 50 विकलांग थे, जबकि अन्य स्थानों पर विकलांगता की दर प्रति 1000 पीछे 7 थी। विकलांगता शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की थी। अप्रत्याशित विकलांगता की दर बढ़ने का कारण मालूम करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टोली बुलाई गई। खोजबीन करने पर पता चला कि माइक्रोवेव रेडिएशन विकलांगता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तथा जापान के ओसाका एयरपोर्ट के समीपवर्ती क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चों पर भी इसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखा गया। एक अन्य सर्वेक्षण में ये पाया गया कि यूरेनियम खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों में फेफड़ों का कैंसर अधिक होता है। अन्य खदानों में काम करने वालों की अपेक्षा कैंसर का रोग यूरेनियम खदान में काम करने वालों को 50% अधिक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से होने वाले ये ऐसे संकट हैं जिनकी ओर सामान्य व्यक्ति का ध्यान भी नहीं जाता। परमाणु परीक्षणों से फैलने वाले अदृश्य विषाक्त विकिरण की हानियों की चर्चा कुछ वर्षों से सर्वत्र हो रही है। प्रगतिशीलता की अंधी दौड़ में यदि तात्कालिक लाभों को ही प्रमुख माना जाता रहा, दूरवर्ती परिणामों की उपेक्षा होती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य की अपनी ही वैज्ञानिक उपलब्धियां भस्मासुर की भांति उसे भस्मीभूत करने के लिए चढ़ दौड़ेगी। समय रहते ही विवेक का अवलंबन ले नीति निर्धारण कर लिया जाए, यही श्रेयस्कर है। बुद्धिमान मनुष्य की मूर्खतापूर्ण प्रगति, बढ़ती हुई आबादी अब बड़े शहरों की ओर भाग रही है। देखने में चुहल चपाटा, मनोरंजन के साधन तथा सुविधा सामग्री गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। वहां पैसा भी आसानी से और अधिक कमाया जा सकता है। उपभोग की आकर्षक वस्तुएं भी यहां अधिक मिल जाती हैं। ऐसी सुविधाओं का गांवों में अभाव अनुभव किया जाता है। अस्तु, शहरों की उनके आसपास के इलाकों की आबादी हर जगह तेजी से बढ़ रही है। छोटे गांव कस्बे बन रहे हैं और कस्बे शहरों में परिणत हो चले हैं। शहरों में खचाखच भरी हुई आबादी के निर्वाह एवं यातायात के लिए स्वभावतः कितने ही छोटे बड़े कारखाने बनते हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना भी उसी क्षेत्र में अधिक होती है। इस घचापच से कितनी ही ऐसी व्यवस्थाएं चल पड़ती हैं जो हवा और पानी जैसे जीवन धारण के लिए आवश्यक तत्वों को विषाक्त करती हैं। कोलाहल भी कम घातक नहीं है। इन सब का
सम्मिश्रित परिणाम मनुष्य जाति के सामने भयंकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता चला जा रहा है। स्थिति यही बनी रही तो दम घुटने से एवं विषाक्त अन्न जल के कारण दुर्बलता तथा रुग्णताजन्य विभीषिकाएं मनुष्य को अकाल मृत्यु के मुख में धकेल देंगी। कल कारखाने, रेलवे इंजन, ताप बिजली घर, मोटरें, वायुयान, इनकी संख्या द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। इनमें जलने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयले आदि से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी भयंकर गैसें वायुमंडल को दिन दिन अधिक विषाक्त करती जा रही हैं। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की धमाचौकड़ी, कारखानों की रेल पेल, घरों में ईंधन का अधिक खर्च, हरियाली की कमी आदि कारणों से हवा में हानिकारक तत्वों का परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। धूल एवं में इनका बाहुल्य रहता है। सांस के साथ ये शरीर में प्रवेश करती हैं और उन्हें दुर्बल एवं रुग्ण बनाती चली जाती है। अकेले दिल्ली नगर की रिपोर्ट ये है कि वहां ट्रक, बस, मोटर आदि के साइलेंसर प्रतिदिन 20,000 पौंड से भी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में फेंकते हैं। अकेला ताप बिजली घर 95 पौंड ऐसी गैसें नित्य पैदा करता है जो शरीर के लिए ही नहीं, इमारतों और लोहे के पुलों के लिए भी हानिकारक है। आगरा का ताजमहल उस नगर की गैसों के कारण गलता चला जा रहा है। उसे देर तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घोल पोतने की बात सोची जा रही है जिससे उस सुंदर संगमरमर का क्षरण रोका जा सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि हवा में 700वें भाग में होगी तो उसमें सांस लेने वाला मर जाएगा। यदि उसका लाखवां भाग होगा तो उस क्षेत्र के प्राणी बीमार पड़ जाएंगे। औद्योगिक शहरों के ऊपर छाए धुंध कभी भी देखी जा सकती है। उसमें कार्बन, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा, हाइड्रोकार्बन के यौगिकों की भरमार रहती है। धूल और धुआं मिलकर एक ऐसी स्मॉग चादर तानते हैं जिसके नीचे रहने वाले न केवल मनुष्यों का वरन पेड़ पौधों का भी दम घुटने लगता है। उनका स्वाभाविक विकास बुरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। पानी के जहाज जिधर से निकलते हैं उपसमुद्र को गंदा करते हैं। कुछ समय पूर्व टोरी कैनन नामक जलयान ने गलती से इतना तेल बिखेर दिया कि इंग्लैंड की नौसेना को उसमें भारी तादाद में बारूद गिराकर आग लगानी पड़ी। तेल निधारने के लिए जो डिटोनेट प्रयोग किया गया वह भी कम घातक सिद्ध नहीं हुआ। इस उपद्रव ने उस क्षेत्र का जल ही दूषित नहीं किया, जलचरों का भी सफाया कर दिया, वरन फसल की रक्षा के लिए छिड़के गए कीटनाशक कितने कीड़ों को मारते हैं और कितना अनाज बचाते हैं, यह अन्वेषण का विषय है। पर यह सही है कि उस छिड़काव क्षेत्र के पक्षी वहां के कीड़े मकोड़ों अथवा दको खाने के बाद बेमौत मरते हैं। स्पष्ट है कि पक्षियों से बढ़कर फसल का रक्षक और कोई नहीं। छोटे मोटे पक्षी उन कीड़ों का सफाया करने में निरंतर लगे रहते हैं जो पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। पक्षियों के मर जाने से इन कीड़ों को स्वच्छंद वंशवृद्धि का अवसर मिलता है। फलतः विष छिड़काव से जितने कुछ कीड़े बच रहते हैं वे ही कुछ समय में मृतकों की तुलना से कहीं अधिक बढ़कर हमारी बुद्धिमत्ता को धूल में मिला देते हैं। नदियों के किनारे बसे हुए शहर तो उनके जल का लाभ उठाते हैं, पर नदियों को इन शहरों से गंदगी ही प्राप्त होती है जिससे वे अपनी उपयोग खोती चली जाती है। बरौनी का तेल बहकर गंगा में जा पहुंचने और मुंगेर के पास पानी में आग लगने का समाचार अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दिल्ली और आगरा के बीच बहने वाला यमुना का पानी बहुत गंदा पाया गया। बिहार की दहा और सोन नदियों में अब मछलियों का वंश नष्ट होता जा रहा है। जिले की महिसागर नदी का पानी कुछ समय पूर्व हरा हो गुजरात गया था, जिसे देखकर उस क्षेत्र के लोग बुरी तरह घबरा गए थे। गंगा, यमुना, काली, हुगली आदि नदियां कभी भीतरी और बाहरी पवित्रता प्रदान करने वाली मानी जाती थीं। अब वे गंदगी को धोने वाली निराशाजनक नहरें मात्र बनती जा रही है। इन दिनों समुद्र तटीय जल में नदियों द्वारा 5,000 टन दूषित तत्व प्रतिवर्ष जा पहुंचता है।
अन्य कई विषैले रसायन भी उसके साथ रहते हैं। अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में इस विष को खाकर 40% जलचर बेमौत मर गए हैं। एसिड, सल्फेट, क्लोराइड, फिनॉल, साइनाइड आदि रसायन समुद्री पानी की स्वाभाविक ऑक्सीजन को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जलचरों का जीवन निर्वाह होता है। सर्वविदित है कि जलाशयों की भीतरी सफाई का मारा उत्तरदायित्व मछली जैसे छोटे जलचरों का है। वे अपनी खुराक उस गंदगी को ही बनाते हैं जो पानी में इधर उधर से जमा होती है। मछलियां न हो तो पानी बहुत जल्दी सड़ जाएगा। कीटनाशक दवाएं वर्षा के साथ घुलकर नदियों में पहुंचती हैं और वहां जाकर मछलियों के प्राण लेती हैं। ऐसी दशा में जलाशयों की गंदगी बढ़ती चली जाती है। इन दूरवर्ती दुष्परिणामों को देखते हुए हंगरी, स्वीडन और डेनमार्क आदि देशों ने D0 पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस में एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन पर रोक है। ये दवाएं फसल के कीड़े तो मारती है, पर दूसरे ऐसे उपद्रव खड़े करती हैं जो कीड़ों से भी अधिक हानिकारक होते हैं। जापान में माताओं के दूध में शिशुघाती जहरीला डाइएल्ड्रिन पाया गया। निश्चित रूप से यह फसलों पर छिड़के जाने के बाद अन्न, शाक, फल अथवा पशु पक्षियों के मांस द्वारा माताओं के पेट एवं दूध में पहुंचा था। एल्फाल्फा, निकोटिन, मेटसिस्टोक्स आदि रसायनों के बारे में यह अनुमान लगाया गया था कि वे शत्रु पक्षी कीटकों को मारती है और मित्र पक्ष को बचा लेती है, पर यह अनुमान गलत साबित हुआ। विनाश कार्य से शत्रु और मित्र पक्ष को लगभग समान क्षति पहुंची और वे सुरक्षात्मक परिणाम नहीं निकले जिनकी की आशा की गई थी। शहरों में सड़कों पर दौड़ने वाले द्रुतगामी वाहन, बिजली का प्रयोग, थोड़ी जगह में अधिक मात्रा में जलने वाली आग, घिच पिच में श्वास तथा शरीर की गर्मी, कल कारखाने आदि कारणों से तापमान ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा रहता है। बिजली तापमान नहीं गिराते, केवल हवा को इधर से उधर घुमाते हैं। चुस्त एवं एक के ऊपर एक कपड़े लादने के फैशन ने शरीर के इर्द गिर्द की गर्मी और भी अधिक बढ़ा दी है। सड़कों और बसों की घम्स से गर्मी बड़ी चढ़ी रहती है। पक्के मकान और पत्थर की सड़कों में तपन रहती ही है। इस बढ़े हुए तापमान में शहरों के निवासी अपनी स्वाभाविक शारीरिक क्षमता को गंवाते ही चले जाते हैं। कोलाहल का अन्य प्राणियों पर क्या असर होता है, इसका पता लगाने के लिए किए गए अनेक प्रयोगों में से एक कैलिफोर्निया की जीवन अनुसंधान संस्था द्वारा शार्क मछलियों पर किया गया था। संस्था के निर्देशक थियो ब्राउन ने बताया कि पानी में लाउडस्पीकरों के द्वारा तेज आवाजें दोहराई गई तो मछलियां उसे सुनकर आतंकित और विक्षिप्त हो उठी। वे एक दूसरे को इसका कारण समझकर आपस में हमला करने लगी और जब ध्वनि उन्हें असल हो गई तो चट्टानों से सिर पटककर आत्महत्या कर बैठी। ऐसे ही प्रयोग प्रांगी कोलिनेशिया केरिगिरोजा एटीस में भी किए गए। उनका भी निष्कर्ष यही था कि जल जीव असाधारण कोलाहल के बीच सामान्य जीवन नहीं बिता सकते। मोटरों की, कारखाने की, लाउडस्पीकरों की बिल्लियां शहरों को ऐसे शोरगुल से भरती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कथनानुसार लोग धीरे धीरे बहरे होते चले जाएंगे। उनके मानसिक, स्नायुविक और हृदय संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। अंग्रेज लेखिका श्रीमती एल्सपेथ हक्सले ने D0 प्रथति कीटनाशक विशाल औषधियों के प्रयोग के खतरे से जनसाधारण को सावधान किया है। उनका कथन है कि पौधों पर छिड़के हुए रसायन अन्न, शाक एवं मांस के माध्यम से अंततः मनुष्य के शरीर में जा पहुंचते हैं और ऐसी हानि की जड़ जमाते हैं जो आरंभ में तो थोड़ी दिखती है पर पीछे भयानक संभावनाओं को जन्म दे सकती है। यह विषाक्त रसायन वर्षा के साथ घुलकर नदी, तालाबों और कुओं से पहुंचते हैं। तटवर्ती समुद्र के निकट ये जल पहुंचता है तो उस क्षेत्र की मछलियों में भी वह विष उत्पन्न हो जाता है। इन्हें खाने वाले लोग उस दुष्प्रभाव से बच नहीं सकते।
श्रीमती हवसले ने अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए पानी के मांस के तथा अन्य प्रकार के सबूत संग्रह करके अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किए हैं। वे एक कृषि फार्म चलती है, पर कभी भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करती। राष्ट्र संघ के तत्वावधान में वातावरण को जीवन योग्य बनाए रहने की समस्या पर विचार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, उसका सम्मिलित स्वर यही था: हमारे पास एक ही पृथ्वी है, इसे जीने लायक बनाए रखना चाहिए। सम्मेलन का सुझाव था, प्राकृतिक भंडारों का मितव्ययता के साथ उपयोग किया जाए, प्रयोग की हुई वस्तुओं को पुनः काम के लायक बनाया जाए, बढ़ते हुए शोर को रोका जाए और वायु व जल के प्रदूषण को रोका जाए। जिस क्रम से हमारी तथाकथित प्रगति प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही है, उसे दूरदृष्टि से देखा जाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि तात्कालिक लाभ में अंधे होकर हम भविष्य को घोर अंधकार में बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता शहरों की वृद्धि, साधनों की तथा आबादी की वृद्धि में इस तरह अविवेकपूर्वक लगी हुई है कि इस तथाकथित प्रगति का अंत रोमांचकारी संकट के रूप में सामने आता दिखाई पड़ता है। आज प्रकृति को विषाक्त करके जो प्रगति खरीदी जा रही है, वह कल कितनी महंगी पड़ेगी इसका अनुमान न जाने क्यों नहीं लगाया जा रहा है। बुद्धिमान मानव जाने क्यों इतनी अदूरदर्शिता का परिचय दे रहा है। हम अंतरिक्ष को ही नहीं, अंतर को भी खोजे। विज्ञान की महिमा कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों ना हो, उसकी सार्थकता तभी है जब वह विकृतियों और विभीषिकाओं के जाल जंजाल में उलझी हुई मानवता के परित्राण में सहायक सिद्ध हो सके। विज्ञानी शोधकर्ताओं और उनकी आश्रयदात्री सरकारों तथा संस्थाओं को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि संसार की दृष्टि से जितनी खोज हो चुकी है वह पर्याप्त है। इस पृथ्वी को भून डालने के लिए और प्राणियों का अस्तित्व सदा के लिए मिटा देने वाले साधन अब पर्याप्त है। यदि समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करना हो तो बात दूसरी है। यदि पृथ्वी ही अपना कार्य क्षेत्र हो तो जितना धन और श्रम विघातक शोध कार्यों पर लग चुका वही पर्याप्त है। अब सृजन की दिशा में ही वैज्ञानिक अन्वेषणों और प्रयोगों का क्रम चलना चाहिए। युग की समस्याओं पर दूरगामी तत्व दृष्टि से विचार करने वाले चिंतक डॉक्टर शून्य वेस्टलेक ने अपने निष्कर्ष लाइफ थ्रेटन्ड, जीवन संकट नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराए हैं। उन्होंने अपनी चिंता और वेदना व्यक्त करते हुए कहा, पुराना युग जा तो रहा है पर नया आ नहीं रहा। उत्क्रांति के मोड़ पर खड़ा हुआ मानव अब सर्वनाश की ओर बढ़ेगा या आत्मिक प्रगति की ओर मुड़ेगा, ये धूमिल है। यही घड़ियां हैं जिनमें उसे अपने जीवन और मरण में से एक का चयन करना पड़ेगा। विज्ञान क्रमशः जड़ पदार्थों की उस मूल्य शक्ति को पकड़ने और उंगली के इशारे पर चलाने के लिए आतुर होता जा रहा है, जहां पहुंचने पर पदार्थों का ही सर्वनाश हो जाएगा और फिर विज्ञान के लिए कुछ करना ही शेष न रह जाएगा। विज्ञान की दिशा अब मानवीय अस्तित्व, चिंतन, आस्था, दृष्टि एवं आकांक्षा के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया को खोजना चाहिए। जड़ पदार्थों को जिस उत्साह से खोजा जा रहा है, उसी उत्साह से चेतना की भावसत्ता का अन्वेषण किया जाना चाहिए और ऐसे तथ्य सामने लाने चाहिए जिसे मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक सत्ता का सही प्रयोग कर सके। साथ ही जो भौतिक पदार्थ उपलब्ध है उनका श्रेष्ठतम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी रीति नीति निर्धारित करने वाले विज्ञान के प्रामाणिक तथ्य विज्ञान को ही प्रस्तुत करने चाहिए। सदाचरण के प्रति डगमगाती जा रही निष्ठा इस प्रकार के शोध कार्यों से पुनः स्थापित की जा सकती है। परस्पर मिलजुल कर रहने और स्नेह सौहार्द भरा उदार व्यवहार करने में घाटा नहीं वरन लाभ है। ये तथ्य थोड़े से प्रयत्नों से भौतिक विज्ञान के आधार पर भी प्रतिष्ठापित किया जा सकता है और अध्यात्म की उच्चस्तरीय दार्शनिक मान्यताओं को विज्ञान का ठोस समर्थन मिल सकता है। इस लक्ष्य को सामने रखकर यदि विज्ञानी अपना शोध कार्य आरंभ करे तो उससे इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है जिसके कारण मानवीय सभ्यता के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। आदर्शवादी आस्थाएं लड़खड़ाने लगी है।
स्वास्थ्य संरक्षण से लेकर इस संसार की हर समस्या का कारण और निवारण मनुष्य की आंतरिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। अब उसी क्षेत्र में शोध अन्वेषण के लिए हमारा उत्साह मोड़ा मरोड़ा जाना चाहिए। होम्योपैथी के आविष्कर्ता उसे हानीमन कहते थे, रोग का नहीं रोगी का इलाज किया जाना चाहिए। डॉक्टर शून्य अवाब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक भौतिक और आत्मिक संतुलन बना रहेगा तब तक मनुष्य निरोग रहेगा। जब इस संतुलन में गड़बड़ी पैदा होगी तो बीमारियों का अड्डा शरीर में जमने लगेगा, एक के बाद दूसरे रोग का क्रम चलता रहेगा। डॉक्टर शून्य होप ने कहा है, पाप और बीमारी में कोई अंतर नहीं है। सच्चा चिकित्सक रोगी को दवा देकर छुटकारा नहीं पा सकता, वरन उसे रोगी की आंतरिक विकृतियों को भी समझना देखना होगा। इसके बिना अधूरी चिकित्सा के आधार पर रुग्णता का उन्मूलन नहीं किया जा सकेगा। मनुष्य को रासायनिक उत्पादन मानकर चलने से नहीं चलेगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइकोलॉजी आदि विज्ञान की धाराएं हमें भौतिक शरीर की संरचना की जानकारी दे सकती है और उसके उतार चढ़ावों संबंधी मार्गदर्शन कर सकती है, पर मनुष्य इतना ही तो नहीं है, उसका अस्तित्व अधिक ऊंचा है। आस्थाएं और आकांक्षाएं ही उसे दिशा देती हैं और इसी रीति नीति पर व्यक्तित्व का स्तर निर्भर रहता है। हमें उस आत्मा का विज्ञान भी समझना चाहिए जिसका चेतना स्तर और शारीरिक क्रियाकलाप पर पूरी तरह नियंत्रण है। सिद्धांत रहित वैज्ञानिक शोधे और उनका प्रयोग हमें विपत्ति में ही फंसाता चला जाएगा। कला कला के लिए की तरह यदि विज्ञान विज्ञान के लिए ही सीमाबद्ध कर दिया गया और उसके पीछे कोई आदर्श न रहे तो फिर इस प्रगति से मनुष्य की विपत्तियां ही बढ़ेगी। वेल्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शून्य होलमन ने कहा है, आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की एक देन है कैंसर। नशेबाजी का बढ़ता हुआ व्यसन मनुष्य की जीवनी शक्ति का बेतरह क्षय कर रहा है। भीतर से खोखले बने हुए मनुष्य तनिक सी प्रतिकूलता में उल्टे हो जाते हैं और विषाक्त वातावरण की विभीषिका उन्हें सहज ही अल्सर, रक्तचाप, अनिद्रा, धड़कन, गैस, अपच, मधुमेह, सनक, आवेश आदि शारीरिक मानसिक रोगों से प्रसिद्ध कर लेती है। अब तो कैंसर जैसा प्राणघातक और तड़पा तड़पा कर मारने वाला रोग भी इस सभ्यता प्रदत्त अनुदानों में से ही एक बन गया है। इस शारीरिक मानसिक रुग्णता की अभिवृद्धि का प्रभाव सामाजिक रुग्णता के रूप में भी सामने आ रहा है। आक्रमण, अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार, छल और विविध विधि दुष्टता की बढ़ती हुई घटनाएं बताती है कि वैयक्तिक विकृति बढ़ने से सारा समाज उससे किस प्रकार प्रभावित होता है। प्रगतिशील समझे जाने वाले देशों में शुद्ध अन्न, शुद्ध जल और शुद्ध वायु का मिलना दिन दिन कठिन से कठिनतर होता चला जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विज्ञानी बेतरह चिंतित हो रहे हैं। इन दिनों बंद डिब्बों में यंत्र निर्मित, सुरक्षित रह सकने योग्य भोजन की भरमार है। रसायनों और मशीनों द्वारा बनाया गया सिंथेटिक फूड, सारूप भोजन उत्साहपूर्वक बनाया और खाया जा रहा है, पर प्राकृतिक उत्पादन की तुलना में इसे मृतक ही ठहरना पड़ रहा है। विज्ञापन और पैकिंग की तड़क भड़क से लोगों को बहकाया फुसलाया जा सकता है, पर तथ्य तो जहां के तहां रहेंगे। फैक्ट्री फार्मिंग से स्वास्थ्य संबंधी स्थिरता और सुविधा का स्वप्न तथ्यों की कसौटी पर निरर्थक ही सिद्ध हो रहा है। कारखानों और वाहनों में जितना ईंधन इन दिनों जलाया जा रहा है और उससे जितनी अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसका संकट कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्तमान क्रम चलता रहा तो आगामी 25 वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी और उसकी गर्मी से ध्रुव प्रदेशों की बर्फ तेजी से पिघलने लग जाएगी। इसका प्रभाव समुद्र जल ऊंचा उठने के रूप में सामने आता जाएगा और यदि यह क्रम यथावत चला तो सारी बर्फ गल जाने पर समुद्र का जल लगभग 400 फुट ऊंचा उठ जाएगा और वह संकट धरती का प्रायः आधा भाग पानी में डुबोकर रख देगा।
वह आज के क्रम से बढ़ते हुए समुद्री संकट को 25 वर्ष बाद ही उत्पन्न करना आरंभ कर देगा और 400 वर्षों में वह संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण आज के वैज्ञानिक उत्साह को मानवीय विनाश के लिए उदय हुआ अभिशाप ही माना जाने लगे। आवेश आदि शारीरिक मानसिक रोगों से प्रसिद्ध कर लेती है। अब तो कैंसर जैसा प्राणघातक और तड़पा तड़पा कर मारने वाला रोग भी इस सभ्यता प्रदत्त अनुदानों में से ही एक बन गया है। इस शारीरिक मानसिक रुग्णता की अभिवृद्धि का प्रभाव सामाजिक रुग्णता के रूप में भी सामने आ रहा है। आक्रमण, अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार, छल और विविध विधि दुष्टता की बढ़ती हुई घटनाएं बताती है कि वैयक्तिक विकृति बढ़ने से सारा समाज उससे किस प्रकार प्रभावित होता है। प्रगतिशील समझे जाने वाले देशों में शुद्ध अन्न, शुद्ध जल और शुद्ध वायु का मिलना दिन दिन कठिन से कठिनतर होता चला जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विज्ञानी बेतरह चिंतित हो रहे हैं। इन दिनों बंद डिब्बों में यंत्र निर्मित, सुरक्षित रह सकने योग्य भोजन की भरमार है। रसायनों और मशीनों द्वारा बनाया गया सिंथेटिक फूड, सारूप भोजन उत्साहपूर्वक बनाया और खाया जा रहा है, पर प्राकृतिक उत्पादन की तुलना में इसे मृतक ही ठहरना पड़ रहा है। विज्ञापन और पैकिंग की तड़क भड़क से लोगों को बहकाया फुसलाया जा सकता है, पर तथ्य तो जहां के तहां रहेंगे। फैक्ट्री फार्मिंग से स्वास्थ्य संबंधी स्थिरता और सुविधा का स्वप्न तथ्यों की कसौटी पर निरर्थक ही सिद्ध हो रहा है। कारखानों और वाहनों में जितना ईंधन इन दिनों जलाया जा रहा है और उससे जितनी अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसका संकट कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्तमान क्रम चलता रहा तो आगामी 25 वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी और उसकी गर्मी से ध्रुव प्रदेशों की बर्फ तेजी से पिघलने लग जाएगी। इसका प्रभाव समुद्र जल ऊंचा उठने के रूप में सामने आता जाएगा और यदि यह क्रम यथावत चला तो सारी बर्फ गल जाने पर समुद्र का जल लगभग 400 फुट ऊंचा उठ जाएगा और वह संकट धरती का प्रायः आधा भाग पानी में डुबोकर रख देगा। वह आज के क्रम से बढ़ते हुए समुद्री संकट को 25 वर्ष बाद ही उत्पन्न करना आरंभ कर देगा और 400 वर्षों में वह संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण आज के वैज्ञानिक उत्साह को मानवीय विनाश के लिए उदय हुआ अभिशाप ही माना जाने लगे को गले में लपेट लेगा, जो उसके लिए विनाश संदेश ही सिद्ध होगी। एकांकी भौतिकवाद उच्छृंखल दानव की तरह अपने पालने वाले का ही भक्षण करेगा। यदि विज्ञान रूपी दैत्य से कुछ उठाना हो तो उस पर आत्मवाद का नियंत्रण अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। हमारा धर्म आत्मा के राज्य में प्रवेश करने पर जोर देवा रहा है। उपनिषदकार ने अपने को जानने और परिष्कृत स्थिति प्राप्त करने को कल्याण साधन बताया है। हम अंतरिक्ष में उड़ते हैं पर यह भूल जाते हैं कि अंत की खोज उससे भी अधिक आवश्यक है। सौर ऊर्जा का अथाह सिंधु काश उसे धारण कर पाए न्यू मैक्सिको में अल्बुकर्क के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो सौर ऊर्जा को एकत्र करता है। शोधकर्मियों ने अपने प्रथम प्रयोग में ही 4.5 मीटर लंबी व 1.8 मीटर चौड़ी इस्पात की चादर को गलाकर रख दिया। ये चादर 1/4 इंच मोटी थी और प्रयोग संडिया की प्रयोगशाला में किया गया, किंतु सबसे अच्छी प्रयोगशाला मनुष्य का अपना शरीर ही है। यदि इसमें प्रसुप्त पड़ी शक्तियों को पहचाना और विकसित किया जा सके तो बिना किसी यांत्रिकी या भौतिकी के भी अपार शक्ति संचय और उसके द्वारा विलक्षण चमत्कार तक दिखाए जा सकते हैं। समुद्र से आकाश तक गत सितंबर 1977 में एवरेस्ट विजेता एडमंड हिलेरी ने एक अभियान प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने कलकत्ता से गंगा मार्ग द्वारा गंगोत्री तक की यात्रा संपन्न की। जिस समय एडमंड हिलेरी की मोटर बोट इलाहाबाद पहुंची, उस समय एक 68 वर्षीय वृद्ध हठयोगी ने उनकी नाव को एक स्थान पर ही 10 मिनट तक रोके रखा। इस प्रयोग को हजारों व्यक्तियों ने देखा। 14 सितंबर के दैनिक हिंदुस्तान में ये समाचार छपा भी था और बताया गया था कि 200 हॉर्स पावर की मोटर ने पूरा जोर लगाया, बेट बुलबुले छोड़ती रही,
पर टस से मस न हो सकी। सूर्य किरणों को केंद्रित करने के लिए तो कंप्यूटर नियंत्रित दर्पण लेटे हेलिपोस्टेट्स प्रयुक्त की गई थी, जिससे 2 मिनट में 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप 1.8 मेगावाट विद्युत के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसने इस्पात की बहर को गला दिया। पर आत्मशक्तियों को केंद्रित करने और लाभ उठाने के लिए न ऐसे किसी जटिल उपकरण की आवश्यकता होती है न साधनों की। जिस अशी शीशे में किरणों को एक कर उन्हें असून बना लिया जाता है, उसी प्रकार प्राण शक्ति के सम्मिलन से यह अद्भुत शक्ति मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर ली जाती है। जिस तरह हाइड्रोजन सर्वत्र बिखरा पड़ा है और किसी स्थान विशेष में 10 करोड़ सेंटीग्रेड ताप पैदा कर दे, तो इस हाइड्रोजन की सम्मिलन फ्यूजन प्रक्रिया वहां स्वमेव प्रारंभ हो जाएगी और उस स्थान पर कृत्रिम सूर्य हो जाएगा। वैज्ञानिक फिलहाल इतनी गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया का विकास नहीं कर पाए, इसीलिए अभी ऊर्जा का यह अकूत भंडार हमारे आसपास बिखरा होने पर भी उसका उपयोग नहीं हो पाता। मनुष्य में से प्रत्येक के पास भी परमात्मा ने इस तरह की शक्तियां दी है, पर इतनी प्रचंड गर्मी वाला मनोबल या संकल्प बल किन्हीं विरलों में ही जागृत हो पाता है। जो कर लेते हैं वे योग साधनाओं, विचारों आदि के मूर्तिमान शक्तिपुंज चलते फिरते बिजलीघर बन जाते हैं और उससे ये सैकड़ों लोगों का भला कर सकते हैं। मात्र विचारों की ही एकाग्रता मनुष्य को कुशाग्र बुद्धि, साहित्यकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और न जाने क्या बना देती है। आत्मशक्ति संचय के सत्परिणामों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रकारांतर से प्राप्त ऊर्जा शक्ति, चाहे वह प्राकृतिक रूप में हो या उसे साधन रूप में प्रयुक्त किया गया हो, सूर्य की ही वीर संग्रहित शक्ति होती है। संभाल कर रखे गए पदार्थ कभी भी काम में आ जाते हैं, इस तथ्य में यही सिद्धांत कार्य करता प्रतीत होता है। भूताप विशेषज्ञ सी शून्य गुलेमीन ने कुछ दिनों पूर्व पेरिस में आयोजित एक ऊर्जा सम्मेलन में अपने निबंध में बताया कि अकेले पेरिस के इलाके में 1500 में 2000 मीटर गहरे कुएं खोदे जाए तो वहां उपलब्ध गर्म जल से इतना अधिक ताप मिल जाएगा जितने के लिए 1 करोड़ 80 लाख टन ईंधन जलाना पड़ेगा। पेरिस में मेलन नामक इस स्थान में 100 मीटर प्रति घंटे की गति से 70 अंश से शून्य ग्रे गर्म पानी निकालकर लगभग 1900 घरों को पहुंचाया जाता है। हिमालय के अत्यंत शीत वाले प्रदेश में स्थान स्थान पर ऐसे कुंड उपलब्ध हैं जिनमें 350 से 00 तक गर्म जल उपलब्ध है। रूस के उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में भी पृथ्वी के भीतर के गर्म जल का उपयोग करके 2 करोड़ टन ईंधन की बचत की जाती है। टस्कैनी के लॉर्ड रेल्लो में एक ऐसा कारखाना चलाया जा रहा है जिसमें इस भूताप से ही 390 मेगावाट शक्ति की भूताप बिजली तैयार की जाती है। कैलिफोर्निया में पहले से ही 6 भूताप बिजली घर हैं, 4 और तैयार हो रहे हैं। ये सब 1000 मेगावाट बिजली तैयार करेंगे। जापान, मैक्सिको, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस आदि में भी ऐसे भूताप कारखाने हैं। ये समग्र शक्ति और कुछ नहीं सूर्य द्वारा वर्षों से धरती के सघन अंतराल में संचित की हुई पूंजी है। उसका लाभ आज का मनुष्य समाज पूर्वजों द्वारा संग्रहित संपत्ति के रूप में लेता है। फ्रांस ने रास नदी पर समुद्री ज्वार से 240 मेगावाट बिजली बनाने का कारखाना खड़ा किया है। ये भी सूर्य की ही उधार दी हुई सामर्थ्य है। अपने देश की धरती में अनुमानतः 140 अरब टन कोयला है। उससे अगले 200 वर्षों से भी अधिक तक 62.5 करोड़ टन प्रति वर्ष की दर से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये भी सूर्य की ही चिर संचित पूंजी है। अनुमान है कि यह कुछ करोड़ वर्षों से संग्रहित शक्ति है जो कोयलों में विद्यमान रहती है। इस तरह सारी धरती के कोयले में प्रसुप्त सौर शक्ति की माप भी असंभव है। बरसात के दिनों में बादल अपने आप हवाई समुद्र बन जाते हैं और सारी पृथ्वी को जल से सराबोर कर देते हैं। यह बादल उस भाप का परिणाम है जिसे सूर्य अपनी गर्मी से प्रति सेकंड 1 करोड़ 60 लाख टन पानी को पकाकर भाप में बदलता रहता है।
सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली कुल ऊर्जा शक्ति का 2/3 भाग इसी कार्य में प्रयुक्त होता है। नैसर्गिक शक्तियां विश्व व्यवस्था का भार कितने विवेकपूर्वक चलाती हैं, यह इसी तथ्य से प्रकट है। यदि सृष्टि में वृष्टि की प्रक्रिया किसी एक वर्ष ही रुक गए तो न केवल मनुष्य जाति अपितु उससे पड़ने वाले अकाल से सारा जीवन जगत समाप्त हो सकता है। कहाँ तुरंत कितनी आवश्यकता है, कहाँ भविष्य के लिए संग्रह की आवश्यकता है, पृथ्वी में शीत ताप का संतुलन किस प्रकार रखने का है, इस संबंध में प्रकृति को चिंतन दृष्टि विवेकपूर्ण और दूर रहे तो यहाँ जो कुछ भी सौंदर्य और जीवन व्यवस्था दिखाई देती है कुछ भी न रहे। जो लोग अपने जीवन में भी ये दृष्टि और दूरदर्शिता बनाए रखते हैं न केवल स्वयं सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं अपितु अपने परिवार परिजनों को भी